गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। दोस्तों, मुझे काफी दिन से आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर सिविल इंजीनियरिंग में हमारा सेकेंड पेपर के लिए हम क्या बेस्ट ऑप्शन रख सकते हैं। तो देखिए, एक तो आपके पास एक्सी का ऑप्शन जो काफी अच्छा है, और दूसरा जो बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास वो है इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका सब्जेक्ट एनालिसिस और साथ में मैं आपको वेटेज एनालिसिस भी बताने वाला हूं, और क्या क्या टॉपिक हमारे गेट के सिलेबस से थोड़ा सा अलग जाते हैं और क्या क्या टॉपिक हमारे गेट के सिलेबस में आ जाता है। तो ये सारा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं, चिंता मत करना, वीडियो बहुत लंबा नहीं जाने वाला है। राइट, अब देखो, अगर मैं वेटेज एनालिसिस देखता हूं तो 21 से ये पेपर हो रहा है। तो 21, 22, 23, 24 और 25, 5 साल ये पेपर हो चुका है। तो इसके पीवाईक्यूज आपको गेट के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। राइट दोस्तों, अब देखिए, अगर हम वेटेज वाइज देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक यहां पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। राइट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अगर हम देख रहे हैं तो साहब 9 मार्क्स तक ये पूछा जाता है। ठीक है, 9 मार्क्स तक आप देख रहे हो, खुद एवरेज ये 9 मार्क्स तक पूछा जाता है। यहां पे अंडरलाइन का मतलब ये है कि साहब ये टॉपिक हमारे गेट के रेगुलर सिविल के रेगुलर सब्जेक्ट में सिलेबस में नहीं आता है, तो ये टॉपिक हमारा हटके है। ठीक है, अगर हम गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उससे ये टॉपिक हमारा हटके आ गया। फिर इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, ये टॉपिक भी हमारा हटके है, तो लगभग इसका एवरेज हमारा 10 मार्क्स पकड़ लेते हैं, 9 या 10 मार्क्स पकड़ लो, तो टोटल 19 मार्क्स हो गए। वाटर रिसोर्स एंड इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स, इसमें साहब आपका ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलॉजी वाला पोर्शन आ जाता है, और ये दोनों ही टॉपिक हमारे गेट में कवर होते हैं, तो उसी से मिलते जुलते सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ऐसा कह लो कि हम बिना कुछ पढ़े भी इसके सवाल बड़े मजे से कर सकते हैं। वेस्ट वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, तो ये साहब लगभग 12 नंबर का पूछा जाता है। इसमें एक दो टॉपिक थोड़ा सा इधर उधर हटके हैं जिस पे मैं बात करूंगा, क्योंकि इसकी कंप्लीट एनालिसिस मैंने कर रखी है। एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, लगभग गेट के सिलेबस में नहीं के बराबर ही है। ठीक है, बट यहां पे काफी डिटेल में पूछा जाता है, तो 11 मार्क्स इसका आ गया है। ठीक है, सॉलिड एंड हैजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपका गेट के टॉपिक में है, तो यहां पे 11 मार्क्स आ गया है। ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स की बात आ जा रही है, तो ये हमारे गेट के सिलेबस में नहीं आता, 4 मार्क्स। राइट, फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी साहब गेट के सिलेबस में नहीं होता है, नया टॉपिक है, 9 मार्क्स। फिर जनरल एप्टीट्यूड हमारे गेट के सिलेबस में है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये भी हमारे गेट के सिलेबस में है। तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 9 + 4 13, 13 + 11 24, 24 और ये 10 34, 34 और ये 43 मार्क्स हमारा गेट के सिलेबस से थोड़ा बाहर जाता है। इसीलिए अगर आप टॉपर्स के मार्क्स देखते हो तो 60 से 65 के रेंज में रहते हैं, क्योंकि ये टॉपर्स कभी भी अलग वाला सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये टॉपर्स जनरली सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज लेते हुए साहब पेपर को अटेम्प्ट कर देते हैं, और बाकी का जो सिलेबस है उसमें से तुक्का मार के वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। राइट, क्योंकि ये करंट इश्यूज के कुछ टॉपिक्स हैं जो वो लोग कर जाते हैं। एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन ईएससी में पढ़े हुए होते हैं, तो वहां से थोड़ा बहुत कर जाते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अगर किसी की केमिस्ट्री अच्छी है 10th 12th लेवल की, तो वो ठीक है कुछ क्वेश्चन कर ले जाते हैं। और बायोलॉजी पे जनरली इंजीनियर का हाथ तंग ही रहता है। चलिए, अब अगर हम इन डेप्थ सिलेबस के एनालिसिस देखते हैं तो देखिए, मैथमेटिक्स हो गया, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका गेट में है। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका गेट में है। राइट, जिसमें एप्टीट्यूड दोनों आ जाता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, राइट, तो फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसे पुटअप किया गया है, और एग्जैक्टली गेट का सिलेबस है जो मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग, केमिकल इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, रेडियो एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपने जो बचपन में केमिस्ट्री पढ़ी थी उसी का थोड़ा सा अप्लाइड वर्जन यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसे पढ़ा जा सकता है, मैनेजेबल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वाटर केमिस्ट्री आ गया, सॉइल केमिस्ट्री आ गया, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री आ गया, तो ये सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं अगर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा जाए। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, लगभग लगभग इसको पढ़ने के लिए हमें 25 से 35 घंटे चाहिए। ठीक है, आप 30 घंटे एवरेज मान लो। राइट, चलिए, फिर
हम अगला देखते हैं एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। देखो ये जो टॉपिक्स हैं मुझे इसलिए समझ में आ रहे हैं क्योंकि साहब मेरा 12th बायोलॉजी से, पीसीएमबी से मेरा 12th था। और जब हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करा करते थे तब एक सब्जेक्ट हुआ करता था लाइफ साइंस के नाम से, तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ सकते थे। ठीक है, लगभग 25 से 30 घंटे में इसको भी समेटा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर रिसोर्स एंड इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स, इसमें साहब आप आ जाते हो किसमें, ओसीएफ में आ जाते हो, हाइड्रोलॉजी में आ जाते हो। तो जो आप गेट लेवल के लिए पढ़ते हो वही सेम चीज यहाँ पे भी सिलेबस में है, तो कोई नई चीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, इसमें एक दो टॉपिक्स है जो हमारे इधर से उधर हट रहे हैं। चलिए एक अंदर की बात आपको ये बता रहा हूं साहब मैं इसमें, कि अगर मैं टोटल इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस में देखूं तो लगभग 600 घंटे का सिलेबस बनता है, जिसमें मैं 200 घंटे ठीक है मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए निकाल देता हूं। अब मैं कैसे बता रहा हूं, क्योंकि मेरी बात हुई थी पुनीत सर से, मेरी बात हुई है रतन सर से, मैंने उनको पीवाईक्यू दिखाया, मैंने उनको ठीक है सिलेबस दिखाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर जो हम नॉर्मली पढ़ा रहे हैं उसमें ये सारी चीजें कवर है, तो मैं 200 घंटे मोटे मोटे तौर पे उनके लिए अलग कर देता हूं। ठीक है साहब, अब हमारे पास बच गया है 400 घंटे जो हमारा प्योर टेक्निकल हो गया। हम 200 घंटे को चलिए यहाँ पे नॉन टेक्निकल कर देते हैं, बट ठीक है ऑल्दो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स नॉन टेक्निकल नहीं है, बट आप लोगों की आम भाषा से मैं रिलेट कर पाऊं इसलिए मैं इसे नॉन टेक्निकल कह रहा हूं। अब 400 घंटे का जो हमारा सिलेबस है टेक्निकल का, इसमें मेरी बात हुई है किससे, कृष्णा यादव सर से और मृगांक सर से। दोनों का ही एमटेक हमारा एनवायरमेंटल साइंस में है। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में दोनों ने एमटेक कर रखा है, तो उन पे काफी गहन विचार मैंने किया था, उन लोगों के साथ काफी अच्छा खासा मेरा डिस्कशन हुआ है। तो ये पता चला है लगभग 250 घंटे हम लोग बैचेस में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कैलाश सर भी इन्वॉल्व थे क्योंकि हाइड्रोलॉजी वाला पोर्शन था, ठीक है ओसीएफ वाला पोर्शन था। तो ये पता चला कि लगभग 250 घंटे 280 घंटे का हमारा सिलेबस ठीक है हम लोग टेक्निकल में कवर करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिर ग्लोबल इश्यूज हो गए, रीजनल इश्यूज हो गए, फिर आपका कुछ पोर्शन आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी थोड़ा सा पोर्शन इधर उधर है, फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन हो गया। तो ये जो पूरा पोर्शन है लगभग 120 घंटे में कवर किया जा सकता है। तो 280 घंटे हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, 120 घंटे अगर हम और पढ़ लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। 120 घंटे का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 4 घंटे की क्लास करते हैं 30 दिन तक, ठीक है, तो हमारा बाकी का पोर्शन भी कवर हो जाएगा और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम अच्छी रैंक ला सकते हैं। अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें तो वी कैन हैव बेटर सक्सेस, और इसमें बेटर सक्सेस से हमारे जो एमटेक के एडमिशन के चांसेस हैं इन द बेटर कॉलेजेस ये बढ़ जाता है। राइट तो ये बात समझ रहे हो, तो कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बहुत छोटा सा सिंपल सा सुलझा हुआ खेल है। तो डरने की कोई बात नहीं, चीजें बहुत ज्यादा सुलझी हुई हैं। ठीक है, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन ये साहब लगभग लगभग आपका ईएससी का सिलेबस है। ठीक है, लगभग लगभग आपका ईएससी का सिलेबस है। एक दो जगह पे थोड़ा सा टॉपिक बाहर जा रहा है बट मैनेजेबल है, और हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे डील भी कर सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद हम देखते हैं सॉइल्स एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें अगर हम आ जाते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, आप देख रहे हो ये वो टॉपिक्स हैं जो आज की बर्निंग प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जो आज की बर्निंग प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपका न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, ठीक है, आपका साहब ये हॉस्पिटल का जो वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, तो इसको डिस्पोज ऑफ करना भी आज के समय में एक बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। फिर ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यूज, अब ये जो टॉपिक है इसके भी एक्सपर्ट है हमारे पास। आप बोलोगे सर इसका कौन एक्सपर्ट है, तो देखिए इसके एक्सपर्ट है हमारे पास अजीत तिवारी। अजीत तिवारी सर ठीक है आपका एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं, किसमें, ईएससी के जनरल स्टडीज में, और इस पे उनका हाथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में साहब वो बायोलॉजी के भी टीचर रह चुके हैं बहुत पुराने, तो माइक्रोबायोलॉजी का भी सिलेबस मैंने उनके साथ डिस्कस किया, तो उस पे भी उनका हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो
अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी टीम हमारे साथ अवेलेबल है, तो जल्दी ही साहब हम इसमें कुछ आपके लिए नया करने वाले हैं और यूट्यूब पे भी करेंगे। मेरी बात चल रही है, ठीक है? जल्दी ही ये खुशखबरी आपको दी जाएगी, जल्दी ही हम कुछ यूट्यूब पे आपके लिए करेंगे। तो 26 में जो लोग एनवायरमेंटल साइंस से पेपर देना चाह रहे हैं, उनके लिए साहब बहुत खुशखबरी वाली बात हो गई है, ठीक है? फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी हमारा जीएस से रिलेटेड है। जैसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 14000 सीरीज हो गया, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग हो गया, ठीक है? फिर हमारा एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक है? फिर एनर्जी एंड एनवायरमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब हमारे वो टॉपिक हैं जो हम ऑलरेडी साहब डील करते हैं। देख रहे हो, मैंने कहा था कि बहुत लंबा वीडियो नहीं जाने वाला है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों का समय कीमती है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग जरूर इसके बारे में सोचिए और हमारी तरफ से जो भी बन पड़ता है आप लोग हमें बताइए, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? हम डेफिनेटली आपको मदद करने के लिए उत्सुक रहते हैं और हमेशा हमें इसमें साहब खुशी मिलती है। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन गाइस। बाय बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।